So we are going to start our second chapter इंटीरियर ऑफ अर्थ। सो पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर इंटीरियर ऑफ अर्थ। सो इसमें सबसे पहले जो पैराग्राफ है इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ द अर्थ। आपको क्या लगता है कैसा होगा हमारे अर्थ का नेचर? डू यू इमेजिन इट टू बी अ सॉलिड बॉल लाइक अ क्रिकेट बॉल? आपको क्या लगता है कि ये एक क्रिकेट बॉल की तरह होगी, सॉलिड मतलब, या फिर हॉलो होगी, अंदर से खाली होगी, विद अ थिक कवर ऑफ रॉक दैट इज़ लिथोस्फीयर, मतलब जहाँ तो पूरी सॉलिड होगी या फिर कुछ एक सुपर सिंपल सी लेयर होगी और बीच में से खाली होगी, और ऊपर वाली लेयर को क्या बोलेंगे हम? लिथोस्फीयर बोलेंगे। हैव यू एवर सीन अ फोटोग्राफ्स और इमेजेस ऑफ अ वॉल्केनिक इरप्शन? क्या आपने कभी देखा है कैसा हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कैसे लावा वगैरह आता है बाहर? Can you recollect the emergence of hot molten lava, dust, smoke, fire and magma flowing out of volcanic craters? क्या आपने कभी ये चीज़ रिकलेक्ट करने की कोशिश की है, जो हॉट मोल्टन लावा होता है या डस्ट जो निकलती है उससे बाहर, स्मोक, फायर या मैग्मा वगैरह? द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाई इनडायरेक्ट एविडेंस। हम कभी भी अंदर नहीं जा सकते, मतलब जो हमारी अर्थ है अंदर तक कोई साइंटिस्ट जा नहीं सकता, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा है, ये कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं हमारी, कुछ हमने थ्योरीज दी हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने कुछ एविडेंस मिले हैं, उसके बेसिस पे किया है। The configuration of the surface of the earth is largely produced of the process operating in the interior of the earth। ये जो हमने पूरा पता किया है कि हमारा इंटीरियर कैसा होगा, ये मेनली किसके साथ पता चलता है? जो हमारे अर्थ के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस रिलेट करते हैं, लाइक एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। ओके, एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है या एंडोजेनिक फोर्सेस है, ये मेनली क्या करती है? हमारी जो लैंडस्केप है अर्थ के ऊपर, उसको ऑपरेट करती है, उसको चेंज करती है, उसकी शेप्स देती है। A proper understanding of a physiographic character of a region remain incomplete if the effect of endogenic process are ignored। अगर एंडोजेनिक फोर्स जो अंदर, एंडोजेनिक फोर्स वो होती है जो अंदर होती है, मतलब अंदर जो अर्थ के इंटीरियर में फोर्स ऑपरेट करती है उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बाहर करती है एक्सोजेनिक, मतलब बाहर वाली। जो अगर हम एंडोजेनिक फोर्स को टोटली निगलेक्ट करते हैं तो हम कभी भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे कि कैसे हमारी फिजियोग्राफिक है हमारी अर्थ की। Human life is largely influenced by the physiography of the region. Therefore, it's necessary that one can accumulate with the with the force that influence landscape development to understand why the earth shakes। कहते हैं कि ये सब पता करने के लिए, फिजियोग्राफी पता करने के लिए हमें टोटल फोर्सेस का पता करना ही पड़ता है। एंड अगर हमें ये जानना है कि कैसे अर्थ शेक करती है, कैसे भूचाल आता है, कैसे सुनामी जो है वो उसकी वेव्स जनरेट होती है, ये नेसेसरी हो जाता है कि हम उसकी एक डिटेल स्टडी करें, एक डिटेल स्टडी करें, ताकि हमें पता चले कि कैसे चीज़ जो है हमारी अर्थ के ऊपर फॉर्म होती है। ओके, प्रीवियस चैप्टर में हमने ये नोटिस किया था कि जो अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन अ फॉर्म ऑफ लेयर्स फ्रॉम क्रस्ट टू कोर। ये हमने पहले वाले चैप्टर में ये पढ़ा कि हमारी अर्थ जो है वो 3 पार्ट्स में है, क्रस्ट को, अंदर वाला कोर, मेंटल। ओके, ऊपर वाला क्रस्ट, बीच वाला मेंटल और अंदर वाला कोर होता है। सो इस तरीके से हमारा जो है, हमारी जो अर्थ की फॉर्मेशन हुई है, ये मैंने आपको दिखाया भी था, एक सेकेंड। तो दिस इज़ व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट, कि कैसे हमारी जो अर्थ है वो डिफरेंट लेयर में डिवाइड हुई है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। सो ये देखो, सबसे पहले ऊपर उन्होंने क्रस्ट दी है, बीच में मेंटल है, और अंदर क्या है? कोर है। और कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट इज़ आउटर कोर एंड इनर कोर, अंदर वाला और भी अंदर जाके। और ये आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी लिथोस्फीयर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है, मेंटल कैसे है हमारा, या कोर कैसा है, तो ये तो आगे जाके पढ़ेंगे। मगर ये चीज़ अभी पीछे जो हम पढ़ रहे थे, ये बता रहा था कि कैसे हमारी अर्थ जो है, हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा कि वो लेयर्स में डिफाइन हुआ है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस चैप्टर डील्स, मतलब इस चैप्टर में हम क्या यही चीज़ को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, सोर्सेज क्या थे और इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली कि हमारी अर्थ का इंटीरियर कैसा है। ये बोलते हैं कि जो अर्थ का रेडियस है वो 63
मतलब 6370 किलोमीटर समवेयर है। नो वन कैन रीच द सेंटर, कोई भी इसके सेंटर तक पहुंचा नहीं है, मतलब ये भी एक एजम्पशन ही है जो हमने ली हुई है। एंड मेक ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट सैंपल ऑफ मटेरियल अंडर सच कंडीशन, यू मे वंडर हाउ द साइंटिस्ट, मतलब इस चीज़ में आप डेफिनेटली ये वंडर करते होंगे कैसे हमारे साइंटिस्ट को क्या ये पता चल गया कि कैसे हमारा अर्थ का इंटीरियर है। एंड द टाइप ऑफ मटेरियल दैट एग्जिस्ट एट सच डेप्थ, और कैसा टाइप का मटेरियल है इन्होंने कैसे पता किया, ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा अनॉय करती होगी, आप लोगों को भी करती होगी। एंड मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द एस्टिमेट एंड inference, yet a part of information is obtained through a direct observation and analysis। कुछ पार्ट हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से मिला, डायरेक्ट सोर्सेज से मिला, और कुछ इनडायरेक्ट से। सो आगे जो हम डील करने वाले हैं वो डायरेक्ट सोर्सेज। ओके, सो डायरेक्ट सोर्सेज में क्या है, द मोस्ट ईजिली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस अर्थ रॉक्स। जो रॉक्स हैं हमारे यहाँ पे, ये सबसे इजी और डायरेक्ट सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसा होगा। और द रॉक्स वी गेट फ्रॉम द बाइंडिंग, जब अंदर जाके जो खुदाई करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो रॉक्स वहाँ की निकलती है। गोल्ड माइन जो साउथ अफ्रीका की है वो डीपेस्ट है, और उसका कितना अंदर तक है वो 3 से 4 किलोमीटर। गोइंग बियॉन्ड टू दिस डेप्थ इज़ नॉट पॉसिबल एज इट्स वेरी हॉट एट दिस डेप्थ, मतलब इसी 3-4 किलोमीटर की जब आप नीचे चले जाते हो तब भी इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है कि आप वहाँ के आगे जा ही नहीं पाते। बिसाइड माइनिंग साइंटिस्ट has taken up a number of projects to penetrate deeper depth to explore the condition in a crustal portion। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने लेके रखे हुए हैं। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं इस टाइम पे, वो है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एक, और दूसरा इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट सेकेंड। ओके, द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन अंटार्कटिक ओशन हैज़ सो फॉर रीच्ड एट द डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। आर्टिक ओशन में क्या है, उन्होंने एक जगह है कोला पे, वहाँ पे डीपेस्ट ड्रिल चल रही है, और वहाँ पे अभी तक हम 12 किलोमीटर नीचे जा सके। एट दिस एट वेरी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैज़ बी प्रोवाइडेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसी तरह के प्रोजेक्ट से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ अवर इंटीरियर आर। आज जैसे हमारे साइंटिस्ट ने बताया है उसके साथ भी हम रिलेट कर सके थोड़ा सा। वॉल्केनिक एरप्शन फॉर्म अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। सेकंड जो हमारा डायरेक्ट सोर्स है वो है ये, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विच, व्हाट आर द डिफरेंट डायरेक्ट सोर्सेज फॉर एग्जामिनिंग द इंटीरियर ऑफ अर्थ। सो फर्स्ट इज द रॉक्स, द बाइंडिंग रॉक्स, एंड द सेकंड इज वॉल्केनिक एरप्शंस। ठीक है, एज वेन द molten मटीरियल इज थ्रोन ऑन द surface of the earth during volcanic eruption it became available for the laboratory analysis। जैसे ही मैग्मा अंदर का जो बाहर आता है उसके कारण भी क्या होता है, उसके कारण भी हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ का इंटीरियर कैसा है, और इसी मैग्मा को क्या हम करते हैं, लेबॉर्ट्री में एनालिसिस करते हैं। हाउएवर इट्स डिफिकल्ट टू असर्टेन द डेप्थ ऑफ सोर्स ऑफ सच मैग्मा। हाउएवर हमें ये नहीं पता कर सकते कि ये जो मैग्मा है वो कितने अंदर से आ रहा है। ओके, सेकेंड है इनडायरेक्ट सोर्सेज। एनालिसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनडायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। जो भी हम इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन क्या प्रॉपर्टीज़ को एनालिसिस करके पता चलता है। वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू द इंटीरियर। हम जानते हैं जैसे जैसे हमारे अर्थ का जो है वो डेप्थ इंक्रीज़ करती जाएगी उसी के साथ क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाता है। ओके, प्रेशर इंक्रीज़ करता जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं, जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते जाएंगे ये क्या करता जाएगा, दोनों चीज़ें इंक्रीज़ करती जाएंगी। ठीक है, वी नो ये चीज़ तो हमने देख ली। मोरओवर इट्स आल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आल्सो इंक्रीज विद द डेप्थ। ये भी हमें पता है, पहले हमने बोला टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, देन हमने बोला प्रेशर इंक्रीज़ करता है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो डेंसिटी है मटेरियल की कि कितने वो क्लोजली पैक्ड हैं, ये भी इंक्रीज़ करता जैसे जाता है जैसे जैसे हम डेप्थ की ओर जाते हैं। इट्स आल्सो पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस करैक्टरिस्टिक्स। ये भी पॉसिबल है कि हम ये देखें कि किस रेट से चेंज हो रहा है जो हमारी प्रेशर, टेम्परेचर या डेंसिटी है। Knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated the value of temperature, pressure and density of the material at the different depth. The detail of these characteristics will the reference to each layer of the interior are discussed later in this chapter। मतलब ये चीज़ की जो डिटेलिंग है वो हम आगे जाके चैप्टर में करेंगे। Another source of information are meteorites that at time reach the earth। दूसरा सोर्स है ये जो
ऊपर से मेट्रॉइड्स आते हैं। इससे भी हमें पता चलता है कि कैसा हमारा इंटीरियर होगा, क्योंकि समवेयर ऑल और यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ सेम थिंग्स, राइट। जो भी चीज़ें हैं जैसे रॉक्स हैं या ऊपर मेट्रॉइड्स या कॉमेट वगैरह हैं, ये सारे मेनली एक ही बिग बैंग थ्योरी की एक्सप्लोजन से फॉर्मेशन हुई है। सो इससे भी हमें पता चलता है कि कैसे हमारा इंटीरियर होगा अर्थ का। कोई छोटा पार्टिकल, छोटा हमें मैटर मिल जाता है तो उसके इंटीरियर जैसा होगा, सब सिमिलर वैसा ही हमारे अर्थ का भी मटेरियल होगा। However, it's may be noted that the material that became available for the analysis from the meteorites is not from the interior of the earth। वो है तो नहीं है, बट हम उसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द मैटर, यहाँ पे द मटेरियल and the structure observed in meteorites are similar to the earth। they are solid bodies। ये क्या है, mainly solid bodies होती हैं, developed out of a material of the same are similar to the planets। मतलब mainly ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि ऑल जो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं mainly वो बिग बैंग थ्योरी अगर देखी जाए तो वो सेम ही चीज़ से बनी है। तो इसको भी पढ़ के हमें, इसको भी एनालिसिस करके हमें ये पता चल सकता है कि हमारे इंटीरियर कैसा है अर्थ का, ओके। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि सेकंड क्या चीज़ है, जो अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है, मैग्नेटिक फोर्स कैसी है, सेस्मिक एक्टिविटीज़ कैसी है। सेस्मिक एक्टिविटीज़ होती है जो अर्थक्वेक के साथ रिलेट करती है, शेकिंग ऑफ अर्थ के साथ रिलेट करती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स जी, जिसको हम डिनोट करते हैं फिजिक्स में, इज़ नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड और द सरफेस। ये जो है वो डिफरेंट लैटिट्यूड हम देखते हैं ऐसे लेटे हुए, ठीक है। जैसे ये हमारी अर्थ है तो उस पर जो ये लेटी हुई जो लाइंस होती हैं इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं ये डिफरेंट लैटिट्यूड पे क्या होता है, सेम नहीं होती, ठीक है। इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल, जब हम पोल्स के पास जाते हैं, लाइक एग्जांपल अगर मैं बनाऊँ, ये हमारी अर्थ है, ओके। तो इस अर्थ में ये जो है वो पोल है और ये है इक्वेटर बीच में। सो पोल के पास का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिफरेंट है और इक्वेटर के ऊपर डिफरेंट है। जैसे इन्होंने बोला ये ग्रेटर, इधर इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जैसे यहाँ पे सबसे कम डिस्टेंस होगा अर्थ के सेंटर से, और मेनली ये चीज़ का डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है इक्वेटर के ऊपर। तो इसके कारण भी क्या चीज़ होती है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वेरिएशन होता है, ओके। सेंटर से जो, क्योंकि पूरी राउंड शेप की हमारी अर्थ है नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था वो टोटली राउंड सर्कल था, मगर हमारी अर्थ जो है वो राउंड थोड़ी ना है, हमारी अर्थ का शेप कुछ इस तरीके से है। सो यहाँ पे अगर सेंटर है, ये हमारा इक्वेटर है, तो यहाँ का डिस्टेंस समवेयर लार्ज है एज़ कम्पेयर टू पोल के डिस्टेंस से। सो इक्वेटर के ऊपर एज़ कम्पेयर टू पोल से कम जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ओके। एंड द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंस दिस वैल्यू। सेकेंड चीज़ इसको इन्फ्लुएंस करने वाली क्या है, सेकंड चीज़ जो इसको इन्फ्लुएंस करती है वो है अनइवन मैटर। जो हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डेंसिटी का डिफरेंस हो गया था जब डिफरेंट मटेरियल जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करने लगा था अर्थ में। सो ये चीज़ भी सेकंड चीज़ है जो इसको इफेक्ट करती है। द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेज इन्फ्लुएंस बाय मैनी अदर फैक्टर। और भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिससे ये पता चलता है। दीज रीडिंग डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू की होती है ये उससे काफ़ी ज़्यादा कई बार चेंज आ जाती है। सच अ डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनॉमली। जो उसमें चेंज आता है उसको इस टर्म से डिनोट किया जाता है, ग्रेविटी एनॉमली से, ठीक है। जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू की होती है और उसके कंपैरिजन में जो रियल वैल्यू आती है तो उसके चेंज को हम बोलते हैं ग्रेविटी एनॉमली। ग्रेविटी एनॉमलीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। उससे हमें पता चलता है कि अंदर जो है जब डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब समवेयर कहीं ज़्यादा डेंसिटी है और कहीं कम डेंसिटी है, तो उसके कारण ये जो चेंज आता है उससे हमें पता चलता है व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ओके। मैग्नेटिक सर्वे आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन अ क्रस्ट। जो मैग्नेटिक सर्वेज होते हैं उससे भी हमें पता चलता है कि कैसे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है क्रस्ट के अंदर अर्थ के इंटीरियर में। सेस्मिक एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैसे हमारे अर्थ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। सो सेस्मिक एक्टिविटीज़ में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है अर्थक्वेक। द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। मतलब अगर हम ये पढ़ लें कि हमारे अर्थक्वेक, अगर सेस्मिक वेव कैसे जनरेट होती है अर्थ के अंदर, तो उससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा इंटीरियर कैसा है, ओके। नेक्स्ट,
एंड अर्थक्वेक इज सिंपल वर्ड इज अ शेकिंग ऑफ अर्थ। अर्थक्वेक को मेनली हम क्या कह सकते हैं, ये शेकिंग ऑफ अर्थ है। ओके, इट इज़ अन नेचुरल इवेंट, एक नेचुरल इवेंट है, ये नेचुरली अकर होता है। इट काज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी जो इनसाइड ट्रैवल कर रही होती है ऑल डायरेक्शन में वेव की फॉर्म में। ओके, वाई डज द अर्थ शेक, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अर्थ शेक क्यों करती है। ठीक है, सो द रिलीज ऑफ एनर्जी occur along a fault and a fault is a sharp break in a crystal rock. So अभी अगर मैं इसे कंप्लीट करती हूँ को, द रिलीज ऑफ द एनर्जी अकर अलॉन्ग अ फॉल्ट, जो एनर्जी है वो मेनली कहाँ पे अकर करती है, फॉल्ट के, जैसे अर्थ में कोई फॉल्ट आया होता है ना अदर प्लेट्स में, सो उससे क्या होता है, जब फॉल्ट आता है तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होने लगती है। ठीक है, एनर्जी जो है वो फॉल्ट के अलॉन्ग रिलीज़ होने लगती है। ए फॉल्ट इज़ अ शार्प ब्रेक इन अ क्रिस्टल रॉक, जो नीचे प्लेट्स होती है ना अर्थ में, लाइक दिस इज़ अर्थ, अर्थ के बीच में लाइक यहाँ पे कुछ प्लेट्स है, अदर ऐसे ऐसी प्लेट्स की फॉर्मेशन होती है जो आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इस प्लेट्स में जब क्रैक आ जाता है तो यहाँ से एनर्जी का रिलीज़ होता है। ओके, यहाँ से एनर्जी का रिलीज़ होता है, जब वो टूटती है तो कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। सो उस एनर्जी के रिलीज़ होने के कारण शेक होती है हमारी अर्थ। रॉक अलॉन्ग अ फॉल्ट टेंड्स टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर एनर्जी का मूवमेंट इस साइड होगा, अगर फॉल्ट इस साइड आया, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। एंड ये मेनली किसके कारण होता है, जो फ्रिक्शन लॉक होती है ना, फ्रिक्शन के कारण ये चीज़ अकर करती है। हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम ओवरकम द फ्रिक्शन, मतलब पहले तो ये एक दूसरे से दो प्लेटें हैं, ये एक प्लेट है एंड ये दूसरी प्लेट है, लाइक ये अदर, ये दूसरी प्लेट है, ये पहले एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक है, एक सेकेंड में फिर से चेंज करती हूँ। लाइक दिस इज़ अ फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट है, दूसरे कलर की, ब्लू कलर की बना रही हूँ, ये सेकंड प्लेट है। अब ये येलो वाली प्लेट है, ये जो येलो वाली प्लेट है ये ब्लू वाले के ऊपर है, थोड़ी ऊपर की ओर है। ठीक है, तो असली में इसको लॉक किसने करके रखा हुआ है, ये वाली जो प्लेट है इसको लॉक करके रखा हुआ फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन के कारण ये क्या होती है, ये लॉक होती है। बट कई बार ऐसा हो जाता है कुछ टाइम के बाद ये जो फ्रिक्शन वाली फोर्स है उसको ओवरकम कर जाती है और ये मूव अपार्ट कर जाती है, जिसके कारण बीच में फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण बीच में फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। उस फॉल्ट के फॉर्मेशन से क्या होती है, एनर्जी का रिलीज होता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ओके, As a result, the block get deformed and eventually the slide past one another abruptly, मतलब वो स्लाइड कर जाती है एक दूसरे के ऊपर से और वहाँ से अलग अलग मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाती है। डिफरेंट डायरेक्शन में इतना भी नहीं होता है कि बहुत दूर चले जाती है, मतलब छोटा सा आता है और वो मिलियन ऑफ टाइम में आता है, ऐसा कुछ। दिस काज अ रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी वेव ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जैसे उस लोकस से जो निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ थी, अर्थ में यहाँ पे फॉल्ट ऐसा एक फॉल्ट और ये प्लेट दूसरी थी, ये थोड़ी उस साइड गई, इतना भी फॉल्ट नहीं आएगा बट ऐसे समझाने के लिए ये दूसरी साइड गई और उससे जो वहाँ पे एनर्जी निकलेगी वो हर साइड ऐसे डायरेक्शन में जाएगी, बस सेंटर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि वो एक सेंटर पॉइंट है उसका। ठीक है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस, जहाँ पे पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो एनर्जी रिलीज हो रही है और उसके बाद आगे जा रही है, जैसे मैंने बताया वो ऐसे इस वे में चलती है, तो यहाँ पे वो रिलीज़ हो रही है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं अर्थक्वेक का, या फिर इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं, इसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ओके, इसे हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं। एंड द एनर्जी वेव ट्रेवलिंग और डिफरेंट डायरेक्शन भी चले जाती है। एंड द पॉइंट ऑफ द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। सो यही जब भी भूचाल आता है तो बोलते हैं एपिसेंटर कहाँ पे था। एपिसेंटर का मतलब यहाँ पे नीचे, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ पे कहीं फॉल्ट है या अंदर की ओर, यहाँ पे फॉल्ट आने के बाद ये उसका फोकस है और इससे ऐसे मूव हो रही है हमारा ऑल डायरेक्शन में वेव्स। मगर ये जो ऊपर, इसके ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर जो ये पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। यहाँ पे इस एरिया में क्या आएगा, सबसे ज़्यादा भूचाल आएगा। ओके, एंड इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव एंड इट्स अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। ओके, नेक्स्ट इज़ अ अर्थक्वेक वेव्स क्या है, सो हम इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन गुड बाय।